हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। तो हम इस श्रृंखला में डिस्कस कर रहे थे किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स का, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए हैं। तो इसका सेट नंबर 3 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? अहिंसा, ईश्वर की सत्यता, अस्तेय, अपरिग्रह। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध क्या नहीं मानते थे? तो यहाँ पर सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य ये तो मानते थे, क्योंकि ये क्या थे उनके 5 क्या थे, अणुव्रत थे। ठीक है, तो वो क्या नहीं मानते थे? ईश्वर की सत्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ था? ऑप्शंस क्या है, डेरियस प्रथम, साइरस, सेल्यूकस या अलेक्जेंडर। तो किसके नेतृत्व में, नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को ही क्या कहते थे, सिकंदर। यानी कि 326 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? अलेक्जेंडर ने। इसी को सिकंदर बोलते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सिकंदर। और अपने यहाँ का राजा कौन था उस समय? भारतीय राजा पोरस था, जिसके साथ इनकी लड़ाई हुई थी। भारतीय राजा कौन था? पोरस था। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये बितस्ता या हाइडे स्पीच नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। बहुत बार पूछा गया है, बितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच या वितस्ता का युद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है, सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? ऑप्शन जैन, यहूदी, इस्लाम या ईसाई। तो सूफी आंदोलन की बात हो रही है, तो सूफी आंदोलन, सूफी लोग किससे रिलेटेड होते हैं? इस्लाम से, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना? जो ये भारत का गवर्नर जनरल था, किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना था? चार्टर एक्ट 1833, 1786, 1813, 1853। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चार्टर एक्ट 1833। क्योंकि 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले जो ये विलियम बेंटिक था, इसको 1833 से क्या बना दिया गया था, इसका गवर्नर जनरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो डाक टिकट की शुरुआत की थी, ये किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी जिसके टाइम में क्या चली थी? रेल चली थी पहली। ठीक है, इसी ने डाक टिकट और तार सेवा, ये भी पूछा जाता है, तार सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो तार सेवा की शुरुआत भी किसने की थी? डलहौजी ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन क्या है, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि इस नारे को लिखा किसने था, किसका, इसका निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाने लगे हैं। तो इसका निर्माण किया था हजरत मोहानी ने, हजरत मोहानी, मोहानी। और प्रयोग किसने किया था? भगत सिंह ने। और पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 1929 में, 1929 में, जब इन्होंने असेंबली में क्या किया था? बम फेंका था। अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? ऑप्शन, राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पश्चिमी शिक्षा पर कौन जोर दे रहा था उस समय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जिनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। अगला क्वेश्चन क्या है, और 1828 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। बहुत बार पूछा गया है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, मैकाले। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि जो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की थी, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ठीक है, स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और ये पूछ लिया जाता है कि कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 1784। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शंस क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी कौन कौन से आंदोलन है? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का है, असहयोग आंदोलन भी गांधी जी का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी का है, स्वदेशी आंदोलन ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका नेतृत्व किसने किया था मैं बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और यह हुआ कब था? 1905 बंगाल विभाजन के टाइम। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गलत हो जाएगा, अभी बताया। स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना क्या क्या है? सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। तो स्वराज पार्टी किसकी थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट है कि इस पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। और किसने बनाया था? CR दास और कौन था साथ में? ML नेहरू, ML नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय सेना किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? अब भूगोल के क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है जाड़ा में, गर्मी में, बसंत काल में, इनमें से कोई नहीं। तो क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है? तो इसकी मोटाई बढ़ जाती है गर्मियों में। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2। होता क्या है, जो संवहनी धाराएं चलती है उसमें को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाने के कारण किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा हल्का सा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। संवहनी धाराएं चल रही हैं, उष्मा को बहुत ऊपर तक ले जाएंगी, तो जब उष्मा को ऊपर तक ले जाएंगी तो जाएंगी क्षोभ मंडल से होते हुए, तो क्षोभ मंडल को क्या कर देंगे? थोड़ा सा विस्तार कर देंगे इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है? सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? अच्छा, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या है, अगर सन है तो इसके बाद क्या आता है? बुध, फिर शुक्र, फिर क्या आता है? पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर अरुण और वरुण, अरुण वरुण। तो इसमें किसी का भी पूछा जा सकता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ पर पृथ्वी का कौन सा नंबर हो जाएगा? तीसरा नंबर। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर 2 तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक बेल्ट पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच, तो इनको कौन से ग्रह बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ग्रह है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? अगले ऑप्शन देख लेते हैं। कोटा, जोधपुर, रामगंज मंडी, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर बात की जा रही है मसाला बगीचा की। तो ये किसे कहा जाता है? जोधपुर शहर को कहा जाता है। राजस्थान का मसाला बगीचा किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय का कौन सा शिखर है जो भारत के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, कितनी है? 8598। अगर ये पूछा जाए कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन क्या? और ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में है। सिक्किम नेपाल बॉर्डर में पड़ता है, लेकिन सिक्किम के अंदर है। अगला क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस क्या है? बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगर मैं पूछ लूँ कैगा कहाँ है, तो कैगा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक।
काकरापारा गुजरात में है, ठीक है। कुड़नकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये जो नाभिकीय शक्ति केंद्र हैं ये याद रखना है, 6 हैं अपने यहाँ। अगला क्वेश्चन क्या है? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? 10वीं, 12वीं, 7वीं या 11वीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास, और जिसका टाइम पीरियड क्या था? 2012 से 17। लेकिन इसको पहले ही क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, क्योंकि अब इसके जगह पर क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई? ऑप्शंस क्या हैं? 7वीं, 5वीं, दूसरी या तीसरी? तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि हरित क्रांति जो है ये शुरू कब हुई थी अपने यहाँ, तो लगभग वही 66-67 के आसपास, 66 से 1967 के आसपास अपने यहाँ हरित क्रांति शुरू हुई है। और उस टाइम अगर पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी? तीसरी चल रही थी, जिसका टाइम पीरियड क्या रहा है? 1961 से 66, 1961 से 66। तो इसी पंचवर्षीय में ही इसका मतलब जो शुभारंभ हो गया था हरित क्रांति का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। और अपने यहाँ कौन से जनक कौन कहे जाते हैं इसके हरित क्रांति के? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तो जो आयुष्मान भारत योजना चल रही है इसमें जो है कितने रुपए दिए जाने की बात की गई है? रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रेंट सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? कच्चे तेल की कीमतों से, भविष्यगत ताम्र मूल्य, भविष्यगत स्वर्ण मूल्य, शिपिंग रेट सूचकांक? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कच्चे तेल की कीमतों से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन इलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई या कोलकाता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है कोलकाता में, क्योंकि मैक्सिमम बैंक्स के मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, कुछ के कोलकाता में है। तो इलाहाबाद बैंक ऐसा बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। और ये भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कई बार पूछी गई है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो किसके पास जाता है? भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है, या भारत के प्रधानमंत्री के पास जाता है, या सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सीधे कहा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32। या आर्टिकल भी पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति जा सकता है? तो 32 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय सीधे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें द्वारा, 76वें संशोधन द्वारा या 86वें संविधान संशोधन द्वारा? तो जो समाजवादी शब्द है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 यानी 42वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे समाजवादी, एक समाजवादी हो गया, फिर धर्मनिरपेक्ष और ईमानदारी। कौन सा हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष और ईमानदारी। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है। और ये हुआ कब था? 1976 में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP। भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा इसको देख लेते हैं। हाँ, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, या सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य? तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर क्रम देखना होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है? सर्वसत्ताधारी,
फिर समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण की बात की गई है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब जिसको मैं चुनूं वही क्या हो, वही सरकार चलाए। तो जैसे प्रधानमंत्री की बात करें, आप कहेंगे प्रधानमंत्री हम लोग चुनते हैं, तो प्रधानमंत्री हम नहीं चुनते हैं, हम क्या चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। फिर उन सांसदों में से एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन ग्राम सभा में प्रधान, हम लोग जिस प्रधान को वोट देते हैं वही प्रधान क्या करता है, गाँव में शासन करता है। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब सामान्य विज्ञान। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंगदैर्घ्य में या उसके वेग में। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और ना तो उसके वेग में कोई परिवर्तन आता है। उसके कहाँ किसमें परिवर्तन आता है, उसके आयाम में परिवर्तन आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती हैं जिनका, तो जो प्रयुक्त फ्यूज तार होती हैं प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व कम हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गलनांक कम हो। ठीक है, यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़े वो गल जाए खुद, और बाकी पूरे जो सर्किट है उसको बचा लें, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है इसे। तो गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन क्या है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पिछले सेट में भी शायद करवाया जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका यूज किया जाता है बिरंजक के रूप में, मतलब अगर दाग पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा तो इसको बिरंजक के रूप में यूज किया जाता है, रंग उड़ा देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो शेडेड पैंट वगैरह बनाई जाती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। काला जार किससे संचारित होता है, ट्रेटसी मच्छी, घरेलू मच्छी, एनाफ्लीज मच्छी या सिक्ता मच्छी। तो काला जार किससे, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिक्ता मच्छी। ठीक है, क्योंकि एनाफ्लीज से क्या होता है, डेंगू होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, डेंगू, काली खांसी, टाइफाइड, डेंगू, पोलियो, टिटनस, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, डिफ्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। और ये सब किससे होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली। अगला क्वेश्चन, सामान्य हिंदी। नकली शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, असली, बनावट, नकले या शेव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नकली शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप है। ठीक है, मतलब हमको क्या बताना है, विधवा शब्द का, विधवा अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बताना होगा, अगर विधवा स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बताना। तो विधवा कौन सा होता है, स्त्रीलिंग होता है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा, विधुवी, विधुर, विद्वान, विदुषी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विधुर, यानी कि 37 का क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है, रेखांकित मुहावरे के अर्थ का चयन करें। तो देखते हैं मुहावरा क्या है यहाँ पर, गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। तो यहाँ पर मुहावरा क्या है, घर फूंक तमाशा देखना। बिना लाभ के कार्य में लगना, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, घर में आग लगा देना, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाई आयोजन हो रहा है तो आयोजन थोड़ी देर के लिए होगा फिर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर घर फूंक तमाशा देखना मतलब क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ कर देना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दांत का क्या है, दंत और रदन, चांद का क्या है, राकेश और राशि, झंडा का क्या है, ध्वज और पताका, कमल का क्या है, अम्बु और आब। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो दांत का दंत और रदन दोनों होता है, चांद का राकेश और राशि होता है, झंडा का ध्वज और पताका दोनों होता है, कमल का अम्बु और आब। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अम्बु और आब कमल के समानार्थी ना होकर किसके समानार्थी हैं, जल के समानार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमें क्या बताना है, गलत बताना है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कमल के जो समानार्थी क्या होते हैं, पंकज, सरोज, इंदिवर, नलिन। ठीक, जल का क्या होता है, तोय, पानी, वारी, नील, अम्ब, आब। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, सही संध विच्छेद करें। क्या है, विद्यार्थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी, क्या ये बनेगा। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, दोनों सेम आ रहे हैं तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 फरवरी को किस शहर में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस पुणे, हैदराबाद, चेन्नई या दिल्ली। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश की ईसाई डेमोक्रेट रॉबर्टा मेट्सोला को हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शंस क्या है, मालदीव, जापान, चीन और माल्टा। तो यहाँ पर देखें किसकी बात हो रही है, ईसाई डेमोक्रेट कौन है, रॉबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया, तो हमें बताना है कि किस देश की हैं, तो ये हैं माल्टा की, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है। रिलायंस समूह, टाटा समूह, अडानी समूह, HDFC समूह। तो एयर इंडिया किसे मिला है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है ये। एयर इंडिया की बोली किसने जीती है, टाटा समूह ने। और कुल ये जो कुल सौदा हुआ था कितने में हुआ था, 18,000 करोड़ में। 18,000 करोड़, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य की युवा लड़की जानवी डांगेती हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। नासा कार्यक्रम को इसने पूरा किया है, ये इंपॉर्टेंट है, जानवी डांगेती। और इसने क्या किया है, नासा कार्यक्रम को पूरा किया है। हमें बताना है किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया है। ऑप्शन क्या है, फ्रांस, इजराइल, चीन या जापान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कृत्रिम चंद्रमा किसने बनाया है, चीन ने बनाया है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने हाल ही में अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता कौन है, राफेल नडाल जीता है। कौन हारा है, डेनियल मेदवेदेव। तो ये राफेल नडाल का कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब था, 23वां, 20वां, 21वां या 22वां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21वां खिताब था ये। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं स्टैटिक में, क्योंकि ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देख के जानी है, लेटेस्ट और जस्ट एक ईयर पीछे का। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ऑप्शंस क्या है, आम्ब्रे बांड, रस्किन बांड, विशाल भारद्वाज, चेतन भगत। तो अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी बुक है, ये रस्किन बांड की है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। रस्किन बांड की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ये पूछी जाती रहती है इनकी किताब। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, ऑप्शंस क्या है, 50वां स्थान, 65वां या 75वां या 95वां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स है इसमें भारत किस स्थान पर रहा है, 50वें नंबर पर, यानी पोजीशन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकालीन की घोषणा की है। पेरू, मैक्सिको, चिली या लीमा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेरू। यहाँ पर अभी पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है क्योंकि तेल रिसाव के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और किस देश ने हाल ही में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए मिलकर $150 मिलियन का फंड बनाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात या जापान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ मिलकर $150 मिलियन का फंड बनाया है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, आस्क दिशा क्या है। ऑप्शन क्या है, एक नेविगेशन वेबसाइट, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स, एक वेब मैपिंग सेवा जो यातायात की रियल टाइम स्थिति उपलब्ध करती है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक
हेल्पलाइन नंबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आस्क दिशा क्या है, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन से देश भारत के पड़ोसी देश हैं। अच्छा, तो भारत के पड़ोसी देश तो आप लोगों को पता ही होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, भूटान। तो क्या सिंगापुर है? नहीं है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, और यहाँ पर कौन सा नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है। ऑप्शन क्या है, गंडा सिंह वाला, वाघा, अटारी और सीकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर यह है कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसमें जो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ से एक दूसरी तरफ जाया जाता है। तो ये है गंडा सिंह वाला पॉइंट है, बाघा पॉइंट है, बाघा बॉर्डर तो बहुत फेमस है, अटारी बॉर्डर भी बहुत फेमस है, सीकर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करते हैं भारत और पाक की सीमा जो दुनिया की सबसे भारी सुरक्षा वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक होती है, इसके केवल 5 पॉइंट हैं पारगमन। कौन कौन से, बाघा, अटारी, गंडा सिंह वाला और मुनाबाओ और हुसैनी वाला। और कौन से बचे, मुनाबाओ, ये 5 पॉइंट याद रख लेना आप लोग, हुसैनी वाला, हुसैनी वाला। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, पारगमन पॉइंट, गंडा सिंह वाला, वाघा, अटारी, मुनाबाओ और हुसैनी वाला। तो कौन सा नहीं है, सीकर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था। ऑप्शंस क्या है, शेर ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शेर ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, चेन्नई पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भारत पेट्रोलियम। जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है इसमें मुख्य हिस्सेदारी किसकी है, भारत पेट्रोलियम की है। और यह कहाँ पर स्थित है, गोलाघाट जिले में। नुमालीगढ़ रिफाइनरी मोरंगी गोलाघाट जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था। केडी जाधव, नॉर्मन प्रीचर्ड, कर्णम मल्लेश्वरी, लिएंडर पेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो स्वतंत्र भारत था इसका पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन था, केडी जाधव। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और ये कौन थे, एक पहलवान थे, पहलवान। 1952 में हेलसिंकी में इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। 1952 के ओलंपिक हुए थे, उसमें इन्होंने क्या जीता था, कांस्य जीता था। अगला क्वेश्चन क्या है, द वेलिंग वॉल निम्नलिखित में से संबंधित है। द वेलिंग वॉल, ऑप्शंस क्या है, यहूदी, ईसाई, बाहाइस या सिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि द वेलिंग वॉल किससे संबंधित है, यहूदियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य में किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेरियार वन्य जीव कहाँ पर है, केरल में। और किस नदी के पास है, तो पेरियार नदी के ही पास है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, गोदान के लेखक कौन है। श्रीलाल शुक्ल, मनमोहन श्याम जोशी, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद। तो ये तो सबको पता होगा, बहुत फेमस है। उपन्यास किसका है, ये मुंशी प्रेमचंद्र का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, गोदान के लेखक कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है, नृत्य, कृषि, कपड़ा बुनाई या शास्त्रीय संगीत। तो यहाँ पर क्या बताना है, जो पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है इसमें क्या किया जाता है, तो ये कपड़ा बुनाई की शैली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कुछ सुधार करने योग्य चीज़ हो तो उसको कमेंट ज़रूर कर दें कि हाँ यहाँ पर दिक्कत है, इसको ऐसे करना चाहिए। और जो भी नए जुड़े हैं छात्र चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। और इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।